गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग देख रहे थे। लास्ट लेक्चर की बात करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब हम कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे मोल्टन मेटल को फ्लो करने के लिए सही तरीके से उसको हर एक कोने में पहुंचाने के लिए जो गेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो हमने देखा था। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा फिगर ड्रॉ करने को बोला था विथ द यूजुअल नोटेशन। चलिए आगे हम क्या करेंगे। अभी कल जो हमने बेसिक कंपोनेंट देखे थे गेटिंग सिस्टम के, स्पर, पोरिंग कप एंड बेसिंग, गेट्स, राइजर एंड रनर। ठीक है, तो सबके बारे में अभी आज हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, जितने भी गेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि कुछ स्पेशलिटी, कुछ अलग फीचर्स जो है वो हमसे छूट ना जाए इसके लिए। चलिए तो टाइटल लगाइए, अलग अलग जो कंपोनेंट है उसके बारे में। पहला जो हम कंपोनेंट देखने वाले वो है पोरिंग कप एंड बेसिन। ठीक है, दोनों अलग अलग है, पोरिंग कप अलग है और बेसिन अलग अलग है। पहले डिस्कस करेंगे पोरिंग कप। A pouring cup is a funnel-shaped cup which form the top portion of the spur। जैसे हमारा फनेल आता है, ठीक है, वैसा एक वाइड ओपनिंग है, वाइड ओपनिंग कप है जो स्पर होता है उसका टॉप एलिमेंट यानी टॉप पोर्शन क्रिएट करता है। इट मेक्स easier for the ladle or crucible operate to direct the flow of the molten metal crucible to spur। ये जो वाइड ओपनिंग होता है पोरिंग कप का उसके थ्रू, या फिर ये जो पोरिंग कप है वो क्रूसिबल या फिर लेडल के थ्रू हम जो मोल्टन मेटल पोर करवा रहा है स्पर के अंदर, ठीक है, उसको ये इजी बना देता है क्योंकि वहाँ पे वाइड ओपनिंग दिया गया है। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा पोरिंग कप, ये है पोरिंग कप। तो थोड़ा वाइड ओपनिंग है जिससे लेडल के थ्रू मोल्टन मेटल को हम लोग इजीली क्या करवा सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? पोरिंग बेसिन। द मोल्टन मेटल इज नॉट डायरेक्टली पोर इनटू द मोल्ड कैविटी। आपको हमेशा याद रखना है, चाहे कितना भी छोटा कंपोनेंट क्यों ना हो, कितना सिंपल शेप क्यों ना हो, आप कभी भी डायरेक्टली मोल्टन मेटल को यानी पिघली हुई मेटल को, धातु को सीधा डायरेक्टली मोल्ड कैविटी के अंदर कभी भी फीड करेंगे नहीं। ठीक है, बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोरिंग बेसिन यूज़ करेंगे। क्या स्पेशलिटी है देखिए, इट इज़ poured into the pouring basin which act as a reservoir from which it moves smoothly into the spur। एक रिजर्वियर जैसा होता है, कलेक्टिंग टैंक जैसा। कौन? स्पर, स्पर बेसिन, जिसके थ्रू हम लोग मोल्टन मेटल को अंदर एंटर करवाएंगे। जब सॉलिडिफिकेशन होता है और श्रिंकेज की वजह से कुछ गैपें क्रिएट हो जाती है मोल्टन मेटल के बॉर्डर के ऊपर, यानी कैविटी के अंदर कुछ गैप जब क्रिएट हो जाती है, तो ये जो स्पर बेसिन है वहीं से वापस थोड़ा मेटल अंदर फ्लो होगा और जो भी गैप क्रिएट हुआ है सॉलिडिफिकेशन की वजह से, संकोचन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वहाँ पे वापस मेटल फैल जाएगा और बहुत सारी जो डिफेक्ट है उसको ये सॉल्व कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। इसीलिए पोर बेसिन को क्या बोला जाता है, रिजर्वियर भी बोला जाता है। इट प्रिवेंट्स द स्लैग फॉर्म एंटरिंग द मोल्ड कैविटी। जो स्लैग फॉर्मेशन हो जाता है, सबको मालूम है जब भी मेटल पिघलती है, बहुत सारी मेटल है जिसके अंदर आयन अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग फेरस मेटल बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ आयन होगा, Fe होगा, फेरस होगा, वहाँ वहाँ स्लैग फॉर्मेशन होने के चांसेस है। तो अगर पूरा पोर बेसिन मेटल से भरा हुआ होगा तो वहाँ पे एयर एंटर नहीं हो पाएगी और जो स्लैग फॉर्मेशन है वो हो पाएगा नहीं। क्लियर? इट होल्ड्स बैक द स्लैग एंड डर्ट।
क्या करता है ये, जो भी स्लैग है, डर्ट है, बाहर का जो भी कंटेमेंट्स है, उसको ये होल्ड करके रखेगा। ठीक है। और अगर कुछ हो रहा है, स्लैग फॉर्मेशन है, धूल मिट्टी एंटर हो रही है, तो वो क्या करेगी, पोर बेसिन के जो ऊपर वाले पोर्शन है, टॉप पोर्शन, वहाँ पे ही रहेगी, मेटल के अंदर एंटर हो पाएगी नहीं। सो विच फ्लोट ऑन द टॉप एंड अलाउ ओनली द क्लीन मेटल टू एंटर इनटू द स्पर। जितनी भी अशुद्धियाँ है, स्लैग है, डर्ट है, ठीक है, और कुछ भी जो भी होगा केमिकल प्रोसेस होने के बाद, वो सब टॉप पोर्शन में रहेगा, और ओनली क्लीन प्योर मेटल ही क्या होगी, स्पर के थ्रू एंटर होगी। द बेसिन इज कट इन वेरियस शेप इनटू द कप डायरेक्टली। आप लोग मेटल का बना हुआ कप या फिर पोर बेसिन भी रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो हमने सैंड का मोल्डिंग बनाया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कप, तो उसके अंदर डायरेक्टली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कि बहुत सारे सैंड को हैंडल करने के लिए टूल्स होते हैं, तो उस टूल की मदद से डायरेक्टली सैंड के अंदर ही कप वाले पोर्शन में अलग अलग शेप के स्पर बेसिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपको बाहर से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वर्कर को मालूम होता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे किस शेप में कट करनी है, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द कास्टिंग कंपोनेंट, या फिर डिज़ाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो फ्लो रेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब क्या होता है, सेट होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग स्पर। स्पर इज द चैनल थ्रू विच द मोल्टन मेटल इज ब्रॉट इनटू द पार्टिंग प्लेन वेयर इट एंटर्स द रनर एंड गेट। स्पर क्या है, तो कि एक चैनल है, वर्टिकल चैनल, जिसके थ्रू पोरिंग कप के अंदर मोल्टन मेटल एंटर होगा, फिर उसके बाद स्पर के थ्रू वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर ग्रेविटी फीड की वजह से रनर के अंदर मोल्टन मेटल गेट्स और रनर के अंदर एंटर होगा। तो रनर एंड गेट्स और ऊपर क्या होगा, पोरिंग कप, तो दोनों को कनेक्ट वाला पोर्शन, दोनों को कनेक्ट करने वाला पोर्शन है वो कौन है, तो कि वो है स्पर, वर्टिकल जो चैनल है वो। कभी कभी इंक्लाइन भी रखते हैं। द स्पर में बी स्क्वायर और राउंड एंड इन जनरली टेपरेट डाउनवर्ड। ये जो स्पर होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, राउंड शेप के भी होते हैं, और जनरली अगर हम लोग उसको वर्टिकली रखते हैं ना, तो अगर हम वर्टिकली रखेंगे तो वो थोड़े ऐसे टेपर शेप के होते हैं, यानी ऊपर से उसका ओपनिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो डायामीटर कम होता जाएगा। कॉनिकल शेप देते हैं, टेपर शेप, ठीक है, ताकि मोल्टन मेटल फटाक से स्पीड से फ्लो हो सके। टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ एयर एंड मेटल डैमेजेस, ठीक है, इसके लिए भी कॉनिकल शेप दिया जाता है। स्पर अप टू 20 mm diameter are rounded in section, whereas large spur are generally rectangular. अगर 20 mm डायमीटर तक है रिक्वायरमेंट, तो हम स्पर का शेप कैसा रखेंगे, सर्कुलर, गोलाकार, राउंड शेप, अप टू 20 mm। और अगर 20 mm से ज़्यादा जा रहा है तो स्पर कहलाएगा लार्ज स्पर, उसको हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगल। ठीक है, टेक्निकल है, स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड है, सीधा मान लेना है। इन अ रेक्टेंगुलर स्पर देयर इज़ अ लेस टर्बुलेंसी। अब ये सबको मालूम है, अलग अलग तरीके के फ्लो होते हैं, लैमिनार होता है, टर्बुलेंस होता है, ठीक है, मिक्स फ्लो होता है। तो अगर रेक्टेंगल स्पर रखेंगे तो जो फ्लो के अंदर टर्बुलेंसीज क्रिएट होती है बहुत ही कम होगी, जिससे हमारी बहुत सारी डिफेक्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगी, और कम डिफेक्ट के साथ, या फिर आप बोल सकते हैं कि बिना डिफेक्ट वाला कास्टिंग कंपोनेंट रेडी हो पाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है रनर।
In a large casting, molten metal is generally carried out from the spur base to several gates around the cavity through a passage called as a runner. बड़े जो कास्टिंग कंपोनेंट बनते हैं उसके अंदर क्या होता है, तो कि पोरिंग कप से मोल्टन मेटल एंटर होता है, फिर स्पर के थ्रू वो वर्टिकली नीचे आता है, फ्लो होता है, फिर रनर के थ्रू मोल्टन मेटल गेट्स के अंदर पहुंचता है और गेट्स के थ्रू मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो मोल्ड कैविटी, उसके पहले गेट, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा स्पर। तो स्पर और गेट्स को कनेक्ट करने वाला जो भी पैसेज है जिसके थ्रू मोल्टन मेटल फ्लो होके मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर होता है गेट के थ्रू, उसको बोला जाता है रनर। डिपेंडिंग अपॉन द शेप of the casting, the runner may be located in the कॉप और ड्रैग प्लेट पार्ट। जैसा हमारा कास्टिंग का शेप है, उसका साइज़ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रनर को कॉप वाले पोर्शन में भी रख सकते हैं, यानी फर्स्ट हाफ जो पोर्शन है उसमें, या फिर ड्रैग यानी सेकंड हाफ पोर्शन में भी रख सकते हैं। ज़्यादातर जो रनर होता है वो ड्रैग वाले पोर्शन में ही होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ द कास्टिंग। उसके अकॉर्डिंगली कई बार वो कॉप वाले पोर्शन में होता है या फिर कई बार वो ड्रैग वाले पोर्शन में भी होता है। टू अवॉइड एस्पिरेशन एंड टर्बुलेंसी इट शुड बी स्ट्रीमलाइन। ठीक है, रनर जो होता है उसके थ्रू भी मोल्टन मेटल फ्लो होती है, तो जहाँ जहाँ फ्लो होगा वहाँ वहाँ टर्बुलेंसीज क्रिएट होने के चांसेस है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रनर को स्ट्रीमलाइन बनाएंगे, यानी उसको भी थोड़ा कॉनिकल शेप देंगे, उसको भी थोड़ा इंक्लाइन रखेंगे ताकि इजीली क्या हो सके, बिना टर्बुलेंसी क्रिएट हुए मेटल फ्लो कर सके। क्लियर है? चले उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, एंडिंग पोर्शन हमारा कौन सा, गेट्स। चलिए अभी आपको मैं वापस पूरा सिस्टम समझाता हूँ। पहले ऊपर होगा पोरिंग कप, फिर होगा पोरिंग बेसिन, उसके बाद होगा स्पर, स्पर के बाद क्या आया रनर, रनर के बाद क्या आएगा गेट्स। गेट्स मतलब सीधा भी वही से मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर हो जाएगी। अ गेट इज़ अ चैनल विच कनेक्ट रनर विद द मोल्ड कैविटी। रनर और मोल्ड कैविटी को बीच में कनेक्ट करने वाला पोर्शन कौन सा है, रनर। थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्लो टू फिल द मोल्ड कैविटी। इसके थ्रू ही रनर से आई हुई मोल्टन मेटल गेट के थ्रू ही मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर होती है फ्लो होके, तो जो भी डिजायर्ड शेप है, साइज है, वो गेन कर लेती है। द लोकेशन एंड साइज ऑफ द गेट्स आर सो अरेंज दैट they can feed liquid metal to the casting at a rate consistent with the rate of solidification। देखिए मेटल जितना टाइम गर्म होने में लगाती है, पिघलने में लगाती है, उससे कई गुना फास्ट वो ठंडी होकर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जितने टेम्परेचर पे हमने मेटल को पिघला के लाए हैं, तुरंत मेटल क्या करनी चाहिए, मोल्ड कैविटी के अंदर पहुंच जानी चाहिए फटाक से फ्लो होके। तो उस तरीके से हमको क्या करना है, साइज़ एंड लोकेशन ऑफ द गेट सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, क्योंकि थोड़ा भी ज़्यादा समय लगेगा मेटल को फ्लो होने में, और अगर बड़ा सा कास्टिंग का कंपोनेंट है तो मेटल को फ्लो होने में अगर टाइम लग गया तो उसका सॉलिडिफिकेशन तो स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप फर्नेस से निकालोगे। अब पता चला कि मेटल फ्लो हो रही थी, आधे तक पहुंची और उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, वही वो जमने लगी, ठंडे होने लगी, उसका सॉलिड में कन्वर्सेशन होने लगा, लिक्विड टू सॉलिड, और आधा मोल्ड कैविटी है वो मेटल से भर गया, बाकी का आधा खाली है, क्योंकि वहाँ तक मेटल लिक्विड स्टेट में फ्लो होके पहुँच ही नहीं पाई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम लोग क्या करेंगे, मेटल को और थोड़ा गर्म करके एंटर करवाएंगे। तो ये लोग जो है कास्टिंग वाले, वो मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर तक ही मेटल को गर्म करके
पिघाल के एंटर करवाते हैं। लेकिन फिर भी जो सॉलिडिफिकेशन रेट होता है मेटल का वो बहुत ही फास्ट होता है, समझे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, रनर, गेट, राइजर, स्पर, ये सारी सिस्टम को ऐसे अरेंज करो कि कम से कम समय में और एकदम क्विकली 3 से 4 सेकंड में, उससे भी कम समय में पूरा मोल्ड कैविटी मोल्टन मेटल से फिलअप हो जाए, ठीक है। नहीं तो बीच में ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और रास्ता बंद हो जाएगा। चाहे पीछे कितना भी लिक्विड मेटल क्यों ना हो, वो आगे बढ़ पाएगा नहीं, समझे। मोर देन वन गेट इज एम्प्लॉयड टू फीड द फास्ट फ्रीजिंग कास्टिंग। अगर आपको लगता है कि मेटल तुरंत फ्रीज हो जाने वाला है, उसका सॉलिडिफिकेशन तुरंत हो जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिए, एक से ज़्यादा गेट यूज़ कीजिए। जैसे हमने अभी ऊपर फिगर में देखा है, रनर के थ्रू इन लोगों ने 4 से 5 गेट कनेक्ट किए थे। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट बड़ा था, मेटल को फ्लो होने में टाइम लगेगा। अगर आप एक ही गेट रखोगे तो मेटल को फ्लो होने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, सत्यानाश। द गेट शुड नॉट हैव अ शार्प एजिस एज दे मेक ब्रेक ड्यूरिंग द पोरिंग एंड डस्ट कैरिड विद द मोल्टन मेटल इनटू कैविटी। सब जगह पे आपको कैसा करना है, कर्वेचर वाला भाग रखना है। कहीं पे भी आपको शार्प एज नहीं रखना है, कॉर्नर नहीं रखना है, क्योंकि जब भी आप कॉर्नर रखोगे, शार्प एज रखोगे, तो मोल्टन मेटल पहुंच तो जाएगा, लेकिन जब हम उसको ठंडा होने के बाद बाहर निकालेंगे, समझे, तो ये जो कॉर्नर वाले पोर्शन है वही से टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्मूथ कर्वेचर देना है आपको। द गेट शुड बी लोकेटेड वेयर दे कैन बी इजीली रिमूव विदाउट डैमेजिंग द कास्टिंग। दूसरा बात यह है कि गेट को उस तरीके से अरेंज कीजिए कि जब आप पूरे कंपोनेंट को मोल्ड फ्लास्क से निकालने जाओ तो विदाउट मोल्डिंग फ्लास्क या फिर मोल्ड कैविटी डैमेज हुए पूरा कंपोनेंट वहीं से बाहर निकल आए, या फिर गेट वही रहे और पूरा कंपोनेंट बाहर आ जाए, ताकि आप दूसरा प्रोसेस भी फटाफट कर सको। नहीं तो क्या होगा, आप निकालने जाओगे गेट, कंपोनेंट भी निकल जाएगा, गेट भी निकल जाएगा, और पूरा मोल्ड कैविटी जो आपने प्रिपेयर किया है वो भी टूट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, क्योंकि ये जो गेट्स है वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर उसके अलग अलग टाइप्स भी है, क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो याद रखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने ना यहाँ तक कंप्लीट किया आज के लेक्चर में, यहाँ तक कि भाई गेट को ऐसे अरेंज करना है तो उसको हम लोग इजीली रिमूव कर सके विदाउट डैमेजिंग दी कास्टिंग। कास्टिंग कंपोनेंट को, मोल्ड कैविटी को विदाउट डैमेज के उसको इजीली निकाल सके, इस तरीके से उसको अरेंज करना है। बाकी का जो है उसको हम लोग कल कंटिन्यूस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन वापस रिपीट करवा दूंगा। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।